हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से मिल गए हैं एक और बेहतरीन और लाजवाब लेक्चर के साथ। तो चलिए मिलकर जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर क्या होने वाला है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्लास के अंदर हम करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू जो है वो हम करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमसीक्यू रहेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर के ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू जो है वो हम लेके आए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले खुद से करना है, उसके बाद जो है वो आप आंसर की तरफ जाएंगे कि आंसर इसका क्या है। ठीक है, और नंबरिंग डाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपने अपनी कॉपी ले रखी है, ठीक है, उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग डाल दीजिए। जो सही होगा उसके लिए सही कीजिए और जो गलत होगा उसके लिए गलत मार्क कर दीजिए, ताकि आपको लास्ट के अंदर अपना खुद का पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल तक हो चुकी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्लास का आपके सामने आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर, यानी कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपने बहुत बार सुन भी लिया है। स्काई जो है वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा अगर इन्वायरमेंट नहीं है, अगर अर्थ के अंदर इन्वायरमेंट, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो नहीं है, यानी कि वायुमंडल अनुपस्थित है, तो वहां पर कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। एक्चुअल में जो आसमान का कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। और क्योंकि स्पेस के अंदर तो वैसे भी आपकी कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और अगर अर्थ का भी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो नहीं हो पाएगा। और आपको जो स्काई है वो कैसे कलर का दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे कि अगर अर्थ का इन्वायरमेंट नहीं है तो आसमान आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, हर तरफ आपका काला काला हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग द हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड, यानी कि ओजोन नामक, ओजोन के बारे में आपने सुना है। ठीक है, अगर मैं ओजोन की बात करूं यहाँ पर, तो ओजोन जो परत है आपकी, ओजोन जो लेयर है, ठीक है, ओजोन के लिए पहली बात तो फॉर्मूला आप ध्यान रखने हैं, O3। ठीक है, इसकी एक ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए एक यूनिट भी है आपकी। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है आपकी डोप्सन। ठीक है, डोप्सन एक यूनिट है जिससे आप ओजोन लेयर की मोटाई को मेजर करते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर की अगर बात करें तो स्टेथोस्फीयर के अंदर 16 किलोमीटर से लेकर और 40 किलोमीटर की जो हाइट तक एक लेयर है आपकी, जिसको आप बोल रहे हैं ओजोन लेयर। ठीक है, और ये ओजोन लेयर जो है हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, क्यों वरदान है? क्योंकि जो सन से आपकी, मैं बताऊं अगर आपको, सन से आपकी जो रेडिएशन आती है, कौन सी रेडिएशन जो है वो आपकी सन से आती है। तो रेडिएशन के अंदर सबसे पहले आती है आपकी गामा रे। ठीक है, उसके बाद एक्स रेज आती है आपकी, उसके बाद यूवी रेज जो है वो आपकी आती है। उसके बाद जो है वो विजुअल रीजन आपका आता है। विजुअल रीजन यानी कि जिसको आप लाइट बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड रेज आती हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं और उसके बाद रेडियो वेव आती हैं। ठीक है, इसके अंदर से जो आपकी यूवी रेज हैं, ठीक है, जो आपकी यूवी रेज हैं, ये क्या है, काफी ज्यादा खतरनाक रेज हैं। अगर यूवी रेज की मैं यहाँ पर बात करूं तो ये कैंसर का भी कारण बन सकती है। ठीक है, कैंसर, स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती है अगर डायरेक्ट ये अर्थ के ऊपर पहुंच गई तो। ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं और ओजोन लेयर ने हमें बचाया हुआ है। ठीक है, इस चीज से तो ध्यान में रखेंगे, ये हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनको क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर आपको आंसर मिल रहा है। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओजोन लेयर की यूनिट जो है बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई कि ओजोन लेयर जो है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है, तो वो है आपकी डॉप्शन। और ओजोन लेयर किस हाइट तक है, तो 16 से लेकर 40 किलोमीटर तक स्टेथोस्फीयर के अंदर। ठीक है, और अगर सन से अगर बात करें कौन सी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है सन से आने वाली, तो यूवी रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू
ऑप्टिकल जो फिल्टर्स आपके होते हैं इनका क्या उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्टिकल फिल्टर जो आपके होते हैं, ठीक है, कई बार आपने चश्मा के अंदर चश्मा जब बनवाने जाते हैं आप, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि इसके अंदर यूवी लाइट फिल्टर है, या फिर ये इस तरह का लेंस है कि इसके अंदर ब्लू कट फिल्टर है, या फिर ठीक है आपने ये सुना होगा वॉयलेट लाइट फिल्टर है। तो ये जो आपके ऑप्टिकल फिल्टर्स हैं इनका उनका उद्देश्य, इनका मेन कार्य क्या है, तो इनका कार्य है ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। ये क्या काम करते हैं, विभिन्न रंगों के प्रकाश को संचारित और अवशोषित करना, यही इनका काम है, यही इनका मेन पर्पज है। तो ध्यान में रखेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। विभिन्न रंगों के प्रकाश को संचारित करते हैं और अलग अलग कलर के जो लाइट है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी आंखों को जो है वो नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द एसी आउटपुट गिव्स, यानी कि एक स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की यहां पर बात करूं तो ट्रांसफार्मर यहां पर दो तरह के होते हैं, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक आपका होता है स्टेप अप और एक आपका होता है स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप अप, दो तरह के आपके स्टेप डाउन और एक स्टेप अप, ये दो तरह के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अच्छा, दो तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका काम क्या है, ट्रांसफार्मर बेसिकली किसको प्रभावित करता है, वोल्टेज को, ठीक है। तो वोल्टेज को ये या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, ठीक है। अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ा देगा और स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को घटा देगा। जैसे आपके मोबाइल का चार्जर है, अगर मोबाइल के चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। लेकिन अगर अगर सिंपली आप जो बिजली की लाइनें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, इनको आप देखें, या गांव के अंदर कोई ट्रांसमीटर आपका लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है, इस चीज को आप देखें तो ये क्या है, ये आपके स्टेप अप वाले ट्रांसफार्मर है। लेकिन मोबाइल के चार्जर के अंदर कौन सा है, स्टेप डाउन वाला, ठीक है। और बेसिकली आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी करंट पे ही कार्य करते हैं, डीसी करंट के लिए यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि डीसी करंट का वोल्टेज जो है वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक। जब तक आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती है तब तक वोल्टेज जो है वो सेम ही रहेगा, ना तो वोल्टेज कम होगा और ना वोल्टेज ज्यादा होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर बेसिकली एसी करंट के लिए ही बने हैं, ठीक है, एसी करंट के लिए आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप ट्रांसफार्मर के अंदर एक आपकी चीज है कि जो इनपुट पावर ट्रांसफार्मर की होती है वो आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो जो आपकी इनपुट पावर है, इनपुट पावर वो आपकी बराबर होनी चाहिए आउटपुट पावर के, ठीक है। आउटपुट पावर जो है उसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और पावर का अगर फॉर्मूला हम पढ़े तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में I होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में I, यानी कि वोल्टेज इंटू में करंट। तो यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको दिया गया। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। अगर वोल्टेज को कम करेगा, देखिए पावर जो है यहाँ पर VI है और यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए, VI आनी चाहिए। यानी कि अगर ये चीज आपकी घटेगी तो आई को क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि ये फैक्टर अगर पावर सेम रहनी है, इनपुट पावर बराबर रहनी है आउटपुट पावर के, तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे ही डिक्रीज करेगा करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें करंट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा मिलेगा इनपुट से, ठीक है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका एसी आउटपुट है वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी आपकी, ठीक है। जो इनपुट करंट है उससे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका फिट बैठ रहा है, करंट मोर देन इनपुट करंट, करंट लेस देन इनपुट करंट, करंट इक्वल टू इनपुट करंट, वोल्टेज मोर देन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज मोर देन इनपुट वोल्टेज वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेप डाउन है, स्टेप अप होता तो ये आंसर भी अपना ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा करंट मोर देन इनपुट करंट, इनपुट करंट से अधिक करंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलोस गिवन स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट पुलिंग अ लॉन रोलर इट्स इजियर देन पुशिंग इट। क्या बोल रहा है कि लॉन रोलर जो आपके होते हैं, रोल रोलर को धकेलने की तुलना में उसको खींचना आसान रहता है, ठीक है। अब जो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अगर आप एक तो खींच रहे हैं किसी चीज को और एक आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि पुल एंड पुश कर रहे हैं आप, पुल एंड क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इमेज से आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर।
क्या कह रहा है कि पुलिंग अ लॉन रोलर इट्स इजियर देन पुशिंग इट। ठीक है, यानी कि लॉन रोलर जो है उसको धकेलने की तुलना में खींचना आसान पड़ता है। कथन दूसरा क्या कह रहा है, आपको धक्का देने से आभासी वजन बढ़ जाता है और इसलिए घर्षण बल भी बढ़ जाता है। पुशिंग इंक्रीज द एपरेंट वेट एंड हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि जब आप पुश करते हैं किसी चीज को, यानी किसी चीज को आप धक्का लगाते हैं तो आप अपना वेट उस चीज को दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है आपका, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर आपका हो रहा है। ठीक है, अगले इमेज के अंदर देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपका हो रहा है, एक तो आप धक्का दे रहे हैं, धक्का दे दिया तो आपने क्या किया, आपने अपना वेट इस चीज को दे दिया। तो इस चीज का वेट जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वैसे इंक्रीज करता है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है, यहाँ पर इंक्रीज करता है। जबकि आप इस वाली सिचुएशन के अंदर अगर खींच रहे हैं आप किसी चीज को, तो आप क्या करते हैं, आप इसका वेट भी खुद ले लेते हैं, यानी कि इसका वेट यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये वाला तरीका जो है वो आसान पड़ेगा, ये वाला तरीका क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। इसके अंदर फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन जो है आपका वो कम लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, तो आसानी से इस चीज को आप खींच पाएंगे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन आपका ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, वो यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर वेट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि अपना वेट आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद, तो वेट यहां पर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका धक्का देना है वो क्या होता है, मुश्किल होता है, जबकि खींचना जो है वो क्या होता है, आसान होता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, और पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बात है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है आपकी वो बिल्कुल सही रीजन है आपका पहले स्टेटमेंट का। तो यहां पर देखिए दोनों कथन आपके सत्य हैं, और कथन दो जो है आपका वो कथन एक की सही व्याख्या भी है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन के अंदर आपको आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए खींचने और धक्का देने के अंदर भी आपकी फिजिक्स काम में आ रही है। ठीक है, यानी कि डेली लाइफ के अंदर जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर लिखा होता है आप गेट के सामने जाओ, पुश लिखा होता है, कहीं पर आपका पुल लिखा होता है, तो ठीक है, वो आपके इसलिए लिखे होते हैं कि ये बाहर की तरफ खुलेगा, कि इसको अंदर धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके फिजिक्स काम में आ रही है। यानी कि जैसे घास कटाई वाली मशीन होती है, ठीक है, तो जब घास को काटना होता है तो उसको धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तब वो घास को काटते हैं। लेकिन अगर उसको कहीं लेके जाना है वैसे ही नॉर्मली, तो आप क्या करते हैं, आप उसको उल्टा पकड़ लेते हैं और खींच के ले जाते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर धक्का देंगे तो वहां पर आप अपना वेट ट्रांसफर कर देंगे, और अपना वेट ट्रांसफर करने के कारण वो जो है घास को आसानी से काट सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर उसको कहीं लेके जाना है तो आप उसको धक्का ना दे, उसको खींच के ले जाए, तो वो आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया आपको, इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ बिकॉज, यानी कि एक कूंद चाकू जो है उससे चीजों को काटना जो है वो कठिन होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई हुई है, तो वो भी आपको सोर्स वीडियो है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने और हिस्ट्री वाले मैम ने एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी। ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया है कि क्यों जो है चाकू का जो मोटे वाला, देखिए चाकू के दो पार्ट होते हैं, एक मोटे वाला पार्ट होता है, एक तीखे वाला पार्ट होता है, एक शार्प वाला पार्ट होता है और एक मोटे वाला पार्ट होता है। तो मोटे वाले पार्ट से, या फिर ऐसे चाकू से जो कि खराब हो चुका है, ऐसे चाकू जो कि मोटा हो चुका है, उससे सब्जियों को काटना जो है वो कठिन रहता है, मुश्किल रहता है, आसानी से आप सब्जी नहीं काट सकते उससे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक चीज आपकी आती है फिजिक्स के अंदर जिसको आप बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चीजों को काटने के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे फोर्स। ठीक है, अब जिस चाकू का जो एरिया है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने का मतलब जो चाकू मोटा है, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। और अगर प्रेशर कम लगा, आपने सेम फोर्स लगाया, देखिए एक तो मान लीजिए कि एरिया कम है और एक एरिया ज्यादा है, और सेम फोर्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, सेम एफ फोर्स लगा रहे हैं। एक का एरिया मान लीजिए A1 है और एक का एरिया मान लीजिए क्या है, A2 है। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं कि A1 ग्रेटर देन है A2 से, तो इसका मतलब जो आपका प्रेशर यहाँ पर P1 आएगा और यहाँ पर प्रेशर जो P2 आएगा, तो सीधी सी बात है
कि P1 लेस देन आएगा P2 से, यानी कि P2 क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो चीजों को आप आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि सेम फोर्स से उतना ज्यादा आपका प्रेशर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका ब्लंट नीडल, ब्लंट जो आपका नाइफ है, ठीक है, ब्लंट नीडल का भी कई बार पूछा जाता है कि ब्लंट नीडल जो आपकी होती है उसको जो है त्वचा के अंदर इंजेक्ट करना वो क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि जब आपका चाकू मोटा हो जाता है तो मोटा होने के कारण जो उसका एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है, और एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए जो है वो चीजों को काटना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन के अंदर बढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस। क्या कह रहा है, किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दबाव कुंदता में वृद्धि के साथ बढ़ता है। एक तेज धार किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए दबाव को कम कर देती है, ठीक है। देखिए तेज धार जो है, एक कोन चाकू किसी दिए गए बल के लिए दबाव कम कर देता है, एक कोन चाकू चौराहे के क्षेत्र को कम कर देता है। देखिए क्या ऑप्शन आ गया आपका, एक ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर फॉर गिवन फोर्स, ठीक है। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। एक ब्लंट जो नाइफ होता है आपका वो क्या कर देता है, प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। सेम फोर्स के लिए, गिवन फोर्स के लिए प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए सब्जियों को काटना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When deep sea fishes are brought to the surface of sea, their bodies burst. This is because the blood in their bodies flow at a very high. क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गजब का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जब गहरे समुद्र की मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनका शरीर फट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेजी से, बहुत बहता है, बहुत उच्च गति से बहता है, उच्च दबाव से बहता है, कम गति से बहता है, या कम दबाव से बहता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, समुद्र है। अब जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक तो यहां पर हम प्रेशर को नोट करें, यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए आपका पी नोट आता है, ठीक है, और एक आप यहाँ पर प्रेशर को मेजर करें तो यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P1 आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रेशर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, प्रेशर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मछली जो यहाँ पर है, ठीक है, एक मछली जो यहाँ पर है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, उसका प्रेशर है P1, ठीक है। उसके अंदर जो आपका प्रेशर है वो P1 होना चाहिए। अगर P1 नहीं होगा तो ये मछली यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। और अगर एकदम से इसको हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर प्रेशर, इसके प्रेशर बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, P नोट हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर इसका कितना है, P1 है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो मछली जो है, मछली का शरीर जो फट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि क्योंकि जो जहां पर आप गहराई पर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनके बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड रहता है वो हाई प्रेशर पे रहता है, किस पे रहता है, हाई प्रेशर पे रहता है। और इसलिए जब उसको एकदम से हम सरफेस पे ले आएंगे तो उनका शरीर जो है वो फट जाएगा, ठीक है। सेम चीज एस्ट्रोनॉट के साथ भी होती है, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट्स आपके होते हैं, जो अगर आप मान लीजिए आप वैक्यूम के अंदर चले गए एकदम से, ठीक है, वैक्यूम के अंदर जहां पर कुछ नहीं है तो वहां पर तो प्रेशर जीरो ही होगा, ठीक है, वहां पर तो प्रेशर होगा नहीं। लेकिन आपके ब्लड का तो प्रेशर है, तो आपका शरीर जो है फटने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उच्च दबाव से, क्या रखेंगे, उच्च दबाव से, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जो आपके होते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आपके होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A bus travel at speed of 50 kilometer per hour to go from its origin to its destination, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आपका मान लीजिए कि एक ओरिजिन पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, और यहाँ से एक बस जो है और वो किस गति से, मान लीजिए कि यहाँ से एक बस जो है वो 50 किलोमीटर पर हावर की गति से जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है वो आपका 300 किलोमीटर दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर टू रिटर्न
टू दी ओरिजिन, यानी कि यहां से वापस ओरिजिन के ऊपर आने के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस की एवरेज स्पीड क्या है, कि बस की एवरेज स्पीड क्या है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसके अंदर जो आपकी डिस्टेंस है, दो दो ऐसी स्पीड आपको दी गई है, ठीक है, ये मान लीजिए v1 स्पीड है आपकी और ये मान लीजिए आपकी v2 स्पीड है, लेकिन दोनों स्पीड के लिए डिस्टेंस इक्वली ट्रेवल कर रही है, यानी कि यहां से यहां गई तो 300 किलोमीटर किया और यहां से जब वापस यहां आई तो 300 किलोमीटर कवर किया। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो ध्यान रखेंगे, देखिए दो फॉर्मूले आपके, एक तो आपका डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, डिस्टेंस या दूरी क्या हो, बराबर हो, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल हो, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। एक अगर टाइम इक्वल हो, एक क्या होगा, टाइम इक्वल हो, टाइम इक्वल होने के बाद हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस में v2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्या निकालने के लिए, v एवरेज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, v एवरेज को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो यूज करते हैं फॉर्मूला, चलिए 2 इंटू में v1 की वैल्यू है आपकी 50 और इंटू में v2 की वैल्यू कितनी है आपकी 60 है, डिवाइड बाय 50 प्लस में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 2 इंटू में 50 इंटू में 60, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110, ठीक है। जीरो से आपका जीरो चला गया और 6 5 30, 30 दूनी 60, यानी कि ये हो गया आपका 60 और एक जीरो और है और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 11 कर देंगे, तो ये 11 5 55 और 5 और जीरो बच गया, तो यहाँ पर 11 चौके 44 और ये बच गया आपका फिर से 6 बच गया, 6 और जीरो यानी कि 11 5 55 और 4, ठीक है, 54.44 किलोमीटर पर हावर, ये क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है, ये क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, राइट आंसर मिल रहा है 54.54 54 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर टाइम आपको इक्वल दिया जाए, क्या दिया जाए, इक्वल टाइम, अगर आपको इक्वल दिया जाए, अगर टाइम इक्वल कहा जाए कि टाइम इक्वल है दो स्पीडों के लिए, दो स्पीडों के लिए अगर टाइम इक्वल है तो सीधा आप फॉर्मूला लगा देंगे v1 प्लस में v2 डिवाइड बाय 2, v1 प्लस में v2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगी आपकी v एवरेज आ जाएगी, आ जाएगी v एवरेज आ जाएगी। अगर ये कहे कि एक घंटे के लिए उसने 50 किलोमीटर पर आवर से यात्रा की, एक घंटे के लिए उसने 60 किलोमीटर पर आवर से यात्रा की, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, 50 प्लस में 60 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50 प्लस में 60 यानी कि 110 डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल दिया गया, तो डिस्टेंस इक्वल दिया गया तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या है आपका 54.54 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A device is used in our TV set, computer, radio set for storing electrical charge. For storing electrical charge, एक उपकरण जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए एक होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है, सी ऑप्शन के अंदर जो आपको दिया गया सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वैसे राइट आंसर है सी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक उपकरण है आपका जो चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर रखता है, ठीक है, जो चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को क्या रखता है, स्टोर रखता है, ये होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो आप जैसे आपका कोई फैन है, फैन के अंदर आपने देखा होगा वाल फैन जो आपके होते हैं, इनके अंदर आपका अलग से सेल लगा होता है, ठीक है, एक सेल टाइप का लगा होता है, ठीक है, तो वो सेल जो है संधारित्र या कैपेसिटर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर उसको बोलते हैं। और ये कैपेसिटर किस लिए होता है, ये कैपेसिटर होता है इंस्टेंट टॉर्क देने के लिए, ठीक है। मोटर जो आपकी मोटरें जो होती है इनको आप इंस्टेंट टॉर्क देने के लिए क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है पहले तो, ठीक है, पहले क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और जैसे ही वो आपका स्टोर हो जाता है पूरा चार्ज, जब वो हो जाता है तो एकदम से झटके के साथ वो चार्ज को क्या करता है, निकाल देता है बाहर। वहीं पर सेम टू सेम कार्य बैटरी भी करती है, बैटरी भी क्या कार्य करती है, एनर्जी को स्टोर रखती है, लेकिन बैटरी एकदम से आपको सारी की सारी एनर्जी नहीं देगी।
बैटरी धीरे धीरे करके जो है एनर्जी आपको देती जाएगी, लेकिन कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इंस्टेंटली आपको क्या देगा, एकदम से एनर्जी देगा, ठीक है। जो कि जैसे कई बार आपने सुना है कि जो आपका कोई चीज रुकी हुई है उसको चलाना जो होता है ना मुश्किल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो चीज चल रही है उसको और जोर से चलाने की, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के अंदर जब जैसे आपका फैन रुका हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एकदम से एनर्जी चाहिए उसकी मोटर को एकदम से स्टार्ट होने के लिए। तो वो एकदम से एनर्जी कौन देगा, वो देगा कैपेसिटर, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक संधारित्र आपका एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को क्या रखता है, स्टोर रखता है, ठीक है। वहीं पर अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर भी इसी तरह का एक डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी क्या रखता है, स्टोर रखता है, ठीक है। इंडक्टर भी सेम ही तरह का डिवाइस है जैसे कैपेसिटर आपका, लेकिन इंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो स्टोर रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रहती है, ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, इंडक्टर जो है इसकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, ठीक है, इंडक्टेंस की, वो होती है आपकी हेनरी। और यहाँ पर अगर कैपेसिटर की आपसे पूछा जाए, कैपेसिटर की जो ऐसा यूनिट होती है फेराड, ठीक है। जैसे आपके फेराड जो है एक बहुत बड़ी यूनिट है, फेराड जो है बहुत बड़ी एक यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं जो कैपेसिटर हम मार्केट से लेके आते हैं वो जो रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर या यूज करते हैं वो माइक्रो फेराड्स के अंदर होते हैं। 0.3 माइक्रो फेराड का है, 3 माइक्रो फेराड का है, 6 माइक्रो फेराड का है, इस तरह कैपेसिटर जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। और किस तरह से एनर्जी को कंज्यूम करता है उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, एनर्जी कंज्यूम बाय रेजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। तो टी टाइम के अंदर अगर आई करंट किसी रजिस्टर से चल रहा है तो वो इतनी एनर्जी को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, यानी कि इतनी एनर्जी क्या कर लेता है, कंज्यूम। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which types of pen use capillary action in addition to gravity for flow of ink? यानी कि किस प्रकार का पेन जो है स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अलावा केशिका क्रिया का उपयोग करता है। कौन सा जो पेन है वो यहाँ पर केशिका क्रिया का उपयोग करता है, ठीक है। यानी कि जिसको राइट करने के लिए केशिकाओं की जरूरत है, ठीक है, केशिका क्रिया या केशितव जिसको आप बोलते हैं। अब केशितव होता क्या है, थोड़ी सी पहले तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। केशितव क्या होता है, कैसितव होता है कि अगर बहुत पतली आपके पास बहुत पतली कोई आपके पास कैपिलरी ट्यूब जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, बहुत पतली अगर नली है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर पानी या कोई चीज जो है वो अपने आप से ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केशिका क्रिया बोलते हैं। और कौन सा पेन जो है इस तरह के प्रोसेस का यूज करता है, तो ये यहाँ पर जो आपको दिखाया गया ये फाउंटेन पेन है आपका, ये जो यहाँ पर दिखाया गया ये बॉल बॉल पेन है आपका, और ये यहाँ पर दिखाया गया आपको जेल पेन, ठीक है। तो ये वाले पेन जो कि पुराने समय के अंदर यूज किए जाते थे, ठीक है, स्याही वाले इंक वाले पेन, ठीक है, इनके अंदर इंक जो है अलग से डलती है, ठीक है, इनकी रिफल आती है अलग से। और कई बार आपने देखा होगा कि ये पेन जो है चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक छेद आपको दिया गया है, ये देखो, ठीक है। तो ये वाले पेन जो है वो कैपिलरी एक्शन का यूज करते हैं चलने के लिए, राइट करने के लिए कैपिलरी एक्शन का इनके अंदर क्या होता है, यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर बनेगा फाउंटेन पेन। कौन से पेन, फाउंटेन पेन जो है केशिका क्रिया का उपयोग करके, ठीक है, जो है वो चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। लेकिन इन वाले पेनों की अगर बात करें तो यहाँ पर इन वाले पेनों के टिप पर जो है ना वो एक आपका स्फीयर टाइप का लगा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, स्फीयर टाइप का, वो घूमता है, तो वो घूमता है तो वो उसके कारण वो स्याही जो है, इंक जो है वो बाहर आती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। if two conducting sphere are separately charged and then both in contact, यदि दो संवाहक गोलों को अलग अलग चार्ज किया जाता है और फिर संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा। यानी कि दो आपके पास कोई गोले हैं, मान लीजिए दो गोले हैं आपके पास, इनको आपने चार्ज कर दिया, ठीक है, एक को मान लीजिए आपने प्लस 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 चार्ज कर दिया, एक को मान लीजिए आपने ये प्लस प्लस चार्ज कर दिया, प्लस प्लस में मान सकते हैं, माइनस माइनस में मान सकते हैं, प्लस प्लस मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज कर दिया, ठीक है, प्लस प्लस ये चार्ज कर दिया, ठीक है। बाद में इनको क्या लेके आगे, कॉन्टेक्ट के अंदर लेके आगे, बाद में इनको क्या लेके आगे, कॉन्टेक्ट के अंदर लेके आगे। कॉन्टेक्ट के अंदर जैसे ही इनको लेके आएंगे ना तो चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, ठीक है, चार्ज क्या होगा यहाँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा।
और चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर एनर्जी जो है वो आपकी खपत हो जाती है, एनर्जी जो है वो कंज्यूम यहाँ पर हो जाती है। लेकिन जो नेट चार्ज है इन दोनों गोलों पे जितना भी चार्ज था, मान लीजिए इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज था, तो जब इनको इकट्ठा किया जाएगा तो चार्ज जो है वो इस पूरे सिस्टम का 7 कूलम ही रहने वाला है, क्योंकि इसका 5 था, इसका 2 था, तो टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था 7 कूलम, और यहां पर भी 7 कूलम चार्ज ही रहने वाला है आपका। लेकिन एनर्जी जो है वो आपकी कंज्यूम हो जाती है चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऐसा किया जाता है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर आपका सेपरेटली अलग अलग उनको चार्ज किया जाए और बाद में उनको कॉन्टेक्ट के अंदर लाया जाए, तो चार्ज जो है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो दोनों गोलों पर कुल आवेश जो है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। द टोटल चार्ज ऑन टू स्फीयर इज कंजर्व्ड, ठीक है। वहीं पर आपको एक लाइन दी गई है, टोटल एनर्जी ऑफ टू चार्ज या टोटल एनर्जी एंड चार्ज बोथ आर कंजर्व्ड, लेकिन बोथ आर कंजर्व्ड नहीं रहेंगे। एनर्जी जो है वो कंजर्व यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के अंदर खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेल्सियस टेम्परेचर इज, सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या है आपका, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर क्या है? रिलेटिव टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, या फिर एप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है? तो ध्यान में रखें, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो एक ही है आपका, और वो कौन सा है? वो है आपका केल्विन। केल्विन जो टेम्परेचर आपका होता है इसको, वो जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। देखिए केल्विन पैमाना जो है वो कभी भी आपका नेगेटिव के अंदर नहीं जाता, ठीक है। केल्विन पैमाने से जो भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हमेशा प्लस के अंदर रहता है, कभी भी माइनस के अंदर, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो जो आपका टेम्परेचर होता है वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं जीरो केल्विन को, ठीक है। और सारे के सारे टेम्परेचर बाकी के इससे क्या रहते हैं? ऊपर रहते हैं। जीरो केल्विन जो है वो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वो क्या है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। विशिष्ट तापमान है, यानी कि वो जो आपका सेल्सियस टेम्परेचर है उसके अंदर क्या किया गया? उसके अंदर हमने जैसे पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को जीरो मान लिया, क्या मान लिया? 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया। उसके कंपैरिजन में हम बाकी चीजों का देखते हैं, तो वो जो आपका सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या है? वो एक आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर। जबकि अगर केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या है आपका? वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो आपका क्या है? वो विशिष्ट तापमान है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था पेपर के अंदर कि कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, कौन सा टेम्परेचर जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 4500 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर, ये दे दिया गया, एक दे दिया गया आपको 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, एक आपको दे दिया गया -173 डिग्री सेल्सियस, एक आपको दे दिया गया -20 केल्विन। तो कौन सा टेम्परेचर जो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है? तो ध्यान में रखें कि -20 केल्विन जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि केल्विन के अंदर जो मिनिमम आपका टेम्परेचर होता है, केल्विन के अंदर जो आपका मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, मिनिमम वो हो सकता है 0 केल्विन। वो कितना हो सकता है? 0 केल्विन। तो -20 केल्विन होने का कोई यहाँ पर पर्सन नहीं है, कोई यहाँ पर क्वेश्चन -20 होने का नहीं होता। तो -20 कभी भी नहीं होता, ठीक है। -20 केल्विन कभी भी नहीं होगा। मिनिमम क्या रहेगा? मिनिमम 0 रहेगा, ठीक है। मिनिमम 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम जो पॉसिबल आपका टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन, या फिर 0 केल्विन, या फिर इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप बोल सकते हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइट इमिटिंग डायोड कन्वर्ट्स, लाइट इमिटिंग जो डायोड आपके होते हैं, एलईडी जो आपके होते हैं, ठीक है। एलईडी तो आपने बहुत बार सुना हुआ है। एलईडी जो है कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। एलईडी की फुल फॉर्म जो है यहाँ पर दी गई है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या काम करते हैं? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तब तक मैं एलईडी की थोड़ी सी और बातें बताता हूँ आपको। एलईडी के अंदर कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस फील की जाती है। देखिए एक बल्ब के अंदर गैस फिल करने का और एक एलईडी के अंदर गैस फिल करने का पर्पज जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। एक बल्ब जो आपका होता है, नॉर्मल बल्ब की अगर बात करें, ठीक है, नॉर्मल बल्ब की अगर बात करें तो उसके अंदर आर्गन गैस जो है वो फिल की जाती है, AR।
आर्गन एक नोबल गैस है जो कि क्या काम करती है, जो बल्ब का जो तंतु होता है, ठीक है, बल्ब का जो आपका तंतु होता है उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है, या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए आर्गन जो है गैस फिल की जाती है। जबकि एलईडी जो है इसके अंदर गैस फिल की जाती है आपकी हीलियम, ठीक है। कौन सी गैस फिल की जाती है, हीलियम गैस फिल की जाती है, इसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। एलईडी को ठंडा रखने के लिए जो डायोड है आपका, उसको ठंडा रखने के लिए हीलियम गैस जो है वो फिल की जाती है। तो अलग अलग पर्पज से है, देखिए बल्ब के अंदर अलग पर्पज से आर्गन गैस फिल की जाती है, जबकि एलईडी के अंदर हीलियम गैस अलग पर्पज से फिल की जाती है। और जो आपके लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना देते हैं, लाइट एनर्जी बना देते हैं। बी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्रो प्योमेट्री, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्योमेट्री इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि जो आपका दोहरी जो आपकी एक्सरे औसत मिति का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में एक्सरे जो है, एक्सरे जो है उसका यूज किया जाता है हड्डियों की हड्डियों को, या फिर हड्डियों के जोड़, हड्डियों के अंदर मान लीजिए आपकी हड्डियां टूट गई है तो उनका पता लगाने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। उनका पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्योमेट्री यानी कि डेक्सा इज यूज टू मेजर, यानी किसके लिए मेजर की जाती है, तो वो बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, किसके लिए मेजर की जाती है, बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए आप डेक्सा का यूज करते हैं, ठीक है। डेक्सा स्टैंड फॉर ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्योमेट्री, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डेक्सा के फुल फॉर्म भी जो है ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, तो बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो है वो डेक्सा का यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, याद रखेंगे। नॉर्मली अगर एक्सरे की बात करूं मैं, नॉर्मली अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे जो है वो किसका किया जाता है, बोन्स का किया जाता है, ठीक है। बोन्स का एक्सरे किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया भाई, हड्डियां आपकी टूट गई हैं, ठीक है, कोई हड्डी के अंदर क्रैक आ गया है, तो उसका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सरे वही है जो आप अब तक पढ़ते आए हैं, जो आपकी रेडिएशन आती है, ठीक है, सन से जो आपकी रेडिएशन आती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सरे भी आता है, ठीक है। सन के अंदर रेडिएशन आती है, उसके अंदर गामा हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरे यहाँ भी आते हैं, यूवी हो गया, विजुअल रीजन हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव, ठीक है। तो एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज, सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो क्या है। तो देखिए दो तरह के आपके न्यूक्लियर फिनोमेना होते हैं, एक एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। एक बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी कि परमाणु विखंडन यहाँ पर है, ठीक है, और एक है परमाणु संलयन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए परमाणु विखंडन क्या होता है, विखंडन के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा सा परमाणु है आपका, बड़ा सा न्यूक्लियस है जो कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर टूट गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं विखंडन, बिखरना। और फ्यूजन के अंदर या जो आपका संलयन है, इसको अगर संलयन को देखें तो दो मान लीजिए छोटे छोटे न्यूक्लियाई यहाँ आपके और एक बड़ा न्यूक्लियाई बन गया। इसी तरह से अगर सन की बात करें तो सन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आपका होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर जो है वो एक हीलियम को बनाते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम को बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर क्या होती है, एनर्जी आपकी निकलती है, ठीक है। तो यही एनर्जी जो है वो है आपकी सन एनर्जी, ठीक है, यही एनर्जी जो है वो सन एनर्जी है आपकी। तो सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है आपका वो ये वाली रिएक्शन है आपकी, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है। सन भी नहीं, सन के अलावा कोई भी स्टार अगर बात करें, कोई भी स्टार की एनर्जी की अगर बात करें तो वो उसकी जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, वो आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपका आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय भट्टी जो आपकी होती है, ठीक है, नाभिकीय भट्टियां जो आपकी होती हैं, ठीक है, जिससे जहां से आपकी लाइट बनती है, जहां से क्या बनती है, नाभिकीय भट्टियां। इनके अंदर क्या प्रोसेस होता है, इनके अंदर होता है परमाणु विखंडन। क्या होता है, परमाणु विखंडन। और जो न्यूक्लियर आपके रिएक्टर होते हैं, ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो एज अ फ्यूल, अगर फ्यूल की हम बात करें तो वो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। इसके अलावा जो आपका एक बम होता है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है वो किस बेस पे कार्य करता है, हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम, एक सेकेंड, हाइड्रोजन बम की अगर बात करें, हाइड्रोजन बम जो है उसके अंदर जो आपका प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, यानी नाभिकीय संलयन होता है। जबकि एटम बम की अगर बात करें, किसकी बात करें, एटम बम की अगर बात करें तो उसके अंदर जो प्रोसेस आपका होता है वो कौन सा होता है, परमाणु विखंडन यहाँ पर होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, बाय व्हाट मैकेनिज्म डज सेंट स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इफ लीड इज ओपन, यानी कि अगर एक सेंट का ढक्कन खोल के छोड़ दिया जाए, उसको सेंट का ढक्कन जो है उसको खोल के छोड़ दिया जाए तो जो गंध है, जो आपकी फ्रेग्रेंस है, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका डिफ्यूजन, क्या है, वो विसरण, ठीक है। विसरण जो है, डिफ्यूजन जो है, वो इसका कारण है, ठीक है। एक्चुअल में जो गैस आपकी मूव करती है, जो भी आपकी गैस होती है, गैस जो है, गैस का हाई प्रेशर से, कहां प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है, विसरण कहलाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो गैसेस है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी, यानी कि जो आपकी फ्रेग्रेंस है, इसकी जो आपकी सेंट है, उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। इसी तरह से कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर रूम के एक कोने के अंदर अगरबत्ती जला के जो आपने छोड़ दी तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण क्या है, डिफ्यूजन है या फिर विसरण है, ठीक है। ओस्मोसिस, ये भी आपने सुना होगा, आरओ आपने सुना होगा, आरओ के अंदर क्या होता है, आरओ क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस, ठीक है। आरओ भी आपने सुना होगा। तो आरओ के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है वैसे तो आरओ, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर नहीं वाला बताना है आपको, ठीक है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया, कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण है, तो बिल्कुल सही बात है। कैथोड रे जो है उनके ऊपर चार्जेस कैसा होता है, ऋण आवेशित होती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। कैथोड रे जो है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने बोला था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये किया था जे थॉमसन ने, किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और जे थॉमसन ने इसकी मदद से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻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 चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की अगर मास की हम बात करें तो मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, मास होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सभी जो आपके जितने भी आपके एटम्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के अंदर, सभी परमाणुओं के मूल घटक भी हैं, ठीक है। चलिए तो बी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द गैसेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। कैथोड रेज जो है सारे गैसेस प्रोड्यूस की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणुओं के मूल घटक भी हैं। हाइड्रोजन आयनों में प्रोटॉन नहीं होते, क्यों भाई, प्रोटॉन क्यों नहीं होते, हाइड्रोजन आयनों में बिल्कुल प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप की अगर बात करें, हाइड्रोजन के वैसे 3 आइसोटोप है, H11, H12, H13। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है आपका, इसकी बात करें इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है आपका, इसकी बात करें इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है आपका। तो हाइड्रोजन आयनों के अंदर ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, किस कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे
ज्यादा यहाँ पर होती है, ठीक है। अगर कलर की मैं बात करूं तो जो आपके प्रिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपका प्रिज्म होता है, ठीक है, एक जो आपका प्रिज्म है, व्हाइट लाइट अगर ये प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो व्हाइट लाइट गिरने से 7 अलग अलग कलर के अंदर वो क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है, ठीक है। इसको आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है विबग्योर, यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है क्या, विबग्योर। और ये जो विबग्योर आपका पैटर्न बनता है यहाँ पर, ठीक है, विबग्योर जो आपका पैटर्न यहाँ पर बनता है, ठीक है, विबग्योर के अंदर 7 कलर हैं आपके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। विबग्योर के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर आपके होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, यानी कि सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, ज्यादा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वो किसकी होती है, वो होती है रेड कलर की। जबकि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो सबसे कम जो लैम्डा होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा गया, क्या पूछा गया, हाईएस्ट वेवलेंथ यहां पर पूछा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की यहां बात की जा रही है, तो वो किसकी होगी, वो होगी रेड कलर की, वो किसकी होगी, रेड कलर की होगी, यानी कि डी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो वो कलर जो है वो कम रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, वो कलर जो है वो डेविएट अपने पाथ से कम होता है, ठीक है। यानी कि अगर डेविएशन की बात की जाए, यानी कि डेविएशन की बात की जाए, डेविएशन का मतलब पाथ से हटना, ठीक है, पाथ से, पथ से विचलन, पथ से विचलन की अगर बात की जाए तो वो सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा जो पाथ के अंदर विचलित होता है वो होता है वॉयलेट कलर। और सबसे कम जो विचलित होता है, सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है रेड कलर। वो कौन सा होता है, रेड कलर। यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो विचलित अपने पथ से कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो विचलित क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका वॉयलेट कलर, ठीक है। और सबसे कम विचलित होता है आपका रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या रखे, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सबसे ऊपर जो आपको कौन मिलेगा, रेड मिलेगा, और सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा। अगर आप इसका पैटर्न देखें, ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें, प्रिज्म से बने स्पेक्ट्रम को अगर देखें तो वहां पर वॉयलेट जो है सबसे नीचे होगा और रेड क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्पर्जन प्रोसेस फ्रॉम स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन प्रिज्म, ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द लाइट वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ने के कारण विक्षेपण प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है अभी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंग, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिसकी है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है आपकी, सबसे ज्यादा क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, सबसे ज्यादा अपने पाथ से वो हटती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द मोस्ट, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, सब आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक अपवर्तित होती है। ये ऑप्शन जो है किसने क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, गलत है वो, ठीक है। डज नॉट चेंज दी पाथ, रिफ्लेक्ट द लिस्ट, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट होगा, सबसे कम वेवलेंथ होगी, कम वेवलेंथ अगर होगी, सबसे कम, कम वेवलेंथ, कम तरंग दैर्ध्य, तो उसका विचलन क्या होगा, विचलन होगा, विचलन ज्यादा, विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि जो चुंबकीय आपके बल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल होते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आते हैं, नॉन फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर आते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, देखिए जो आपके मैग्नेटिक फोर्स है, आपके पास मान लीजिए 2 मैग्नेट है, ठीक है, उनको आप जरूरी नहीं कॉन्टेक्ट के अंदर लाना, उनको चिपकाना जरूरी नहीं है, उनको आप दूर से ही देखेंगे ना तो उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। जैसे ग्रेविटेशन की अगर बात करें, ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अब वो कॉन्टेक्ट में थोड़ी ना आप एक दूसरे के, लेकिन फिर भी फोर्स तो लग ही रहा है ना।
तो ये कैसे बल है, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है आपकी, कैसे फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर आएंगे, ठीक है, गैर संपर्क बल है ये। जबकि अगर फ्रिक्शन की जैसे बात करें, फ्रिक्शन तभी आएगा जब सरफेस का कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शन तभी आएगा जब सरफेस का क्या होगा, कांटेक्ट होगा। उसी तरह से अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करें, तो नॉर्मल से रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा जब क्या होगा, जब कांटेक्ट होगा सरफेस का, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, या फिर विस्कस फोर्स हो गया, या फिर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये सारे कांटेक्ट फोर्सेज हैं, यानी कि संपर्क बल हैं। जबकि चुंबकीय बल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सारे कैसे, ये सारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं आपके। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ए के साथ मिलता है, गैर संपर्क बल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो काफी अच्छा लगा है, काफी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से जाइए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा, ठीक है। और कमेंट करके बता देंगे आज का सेशन जो है वो आपको कैसा लगा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेशन जो है काफी अच्छा लगा है और काफी हेल्प आपको मिलेगी इस सेशन से आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।